हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जियोपोल आईएएस में। और हम आपके लिए लेके आए हैं आंसर राइटिंग की एक सीरीज, जिससे कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सीरीज चल रही है पीवाईक्यू बेसिस पे। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सबसे सबसे पहले जो पेपर लिया है, जो टॉपिक लिया है, वो है एथिक्स। और एथिक्स की हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। 24 का पेपर उठाया है, वन बाय वन जितने भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके हम आंसर्स, मॉडल आंसर्स तैयार कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं उसको करने के साथ साथ ही कैसे इन आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हमारे साथ आप कैसे अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को होन कर सकते हैं, कैसे आप उसमें एक्सेल हो सकते हैं। बिकॉज आंसर राइटिंग इज अ की इन एससी मेंस। और आंसर राइटिंग के बगैर आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। कितना भी प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिए, ये सच है। प्रीलिम्स में कितने भी मार्क्स ले आइए, कितना भी अच्छा आपका प्रीलिम्स हो जाए, पर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट बनती है, आप आईएएस बनेंगे कि आईपीएस बनेंगे, वो प्रीलिम्स के बेसिस पर डिसाइड नहीं होता है। वो डिसाइड होता है मेंस के बेसिस। और मेंस में अगर आपको अगर मेंस में एक्सेल करना है, इफ यू हैव टू एक्सेल इन मेंस, देन आंसर राइटिंग इज मस्ट। आंसर राइटिंग समथिंग विच यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए आपके ये, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आंसर राइटिंग बहुत ही टफ लगती है। आंसर राइटिंग एक्चुअल में भी यूपीएससी का जो सबसे प्रिपरेशन का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, वही आंसर राइटिंग होता है। क्योंकि आपके पास थॉट्स होते हैं, आपके पास आइडियाज होते हैं, आपके दिमाग में सब कुछ होता है, आपने सब कुछ पढ़ा होता है, एक एक चीज को 10-10 बार पढ़ा होता है। लेकिन जब वही चीज लिखने पे आती है ना आपसे कि लिखो, तब वो जो नॉलेज जो आपने एक्यूमुलेट करी होती है, जब उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, देन इट्स बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। तब बच्चों को, मतलब आपके दिमाग में समझ में नहीं आता कैसे लिखें। क्योंकि एक तो लिखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, उसके साथ साथ क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना। अगर सही नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये भी यूपीएससी के क्वेश्चंस ऑलरेडी काफ़ी ट्रिकी टाइप के होते हैं, तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना, वो भी अपने आप में एक चैलेंजिंग है। तो एक अपने आप में इनर्शिया होता है कि, मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट राइट आंसर्स। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है और इनर्शिया होता है। दे फील दैट व्हेनेवर द मीन्स कम्स वी विल स्टार्ट राइटिंग एंड वी विल प्रैक्टिस। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप 2026 में दे रहे हैं, 2027 में दे रहे हैं, 28 में भी दे रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। कि जितना ये वो कला है, ये वो चीज़ है जिसको आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। और एथिक्स के साथ शुरू किया है, तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था, 10 मार्कर है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर द सोर्सेज ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। There is a code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance. पहले तो आप ये जान लीजिए कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ एथिक्स जो होता है, वो एक सेट ऑफ गाइडिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स होता है। पूरे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल का एक सेट होता है, जिसको, जो कि किसी भी एरिया के प्रोफेशनल्स को जो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि प्रोफेशनल को फॉलो कर सकें, सो दैट दे कैन फंक्शन इन ऑनेस्ट मैनर एंड विथ इंटीग्रिटी। तो ये वो सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज होती है, वो सेट ऑफ वैल्यूज होती है, प्रोफेशनल वैल्यूज होती है, जो कि सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि किसी भी सेट ऑफ प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, उनकी फील्ड में उनके पास अवेलेबल होता है, ताकि वो उस वहाँ पे ऑनेस्टली और प्रोबिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ फंक्शन कर सकें। ये एक एथिकल वैल्यूज का सेट है। वेयर एज कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट एक, वो भी एक सेट है। इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर्स। ये स्पेसिफिक डू बिहेवियर्स का मतलब आपको ये बताता है कि क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर्स होता है, विच अ प्रोफेशनल विच अ प्रोफेशनल कैन डू और कैन नॉट डू while performing his task, so that he remain within the लीगल डोमेन। ताकि वो, मतलब जो लीगल डोमेन का मतलब ये है कि ताकि वो उसका जो फंक्शंस हैं, उसकी जो ड्यूटीज हैं, वो लीगल रहें, वो इलीगल ना हो जाए। तो ये वो सेट ऑफ बिहेवियर्स बताता है, एक स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स बताता है कि इस एरिया में जो प्रोफेशनल है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? ये एक सेट है, इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर विच इंडिविजुअल्स मस्ट फॉलो फॉर द सक्सेसफुल एंड द एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर उसको बिजनेस सही से एथिकल
तरीके से चलाना है और सक्सेसफुल तरीके से चलाना है, तो ये इन बिहेवियर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो तो ये वैल्यूज़ नहीं, ये बिहेवियर्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको वो फॉलो करना पड़ेगा उसको, ताकि वो अपने बिज़नेस को, अपने जो भी उसका प्रोफ़ेशन है, उसको वो ऑनेस्ट तरह से फॉलो कर सके। मतलब या फिर उसको ऑनेस्ट तरह से कंडक्ट कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, दोनों में डिफ़रेंस होता है। दोनों में डिफ़रेंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालाँकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि और डिफ़रेंस होते हैं, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? एक सिंपल डेफिनिशन देखें तो क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? It is a set of general and ethical values which uh, which a professional follow, तो प्रोफेशनल फॉलो करता है, जब प्रोफेशनल फॉलो कंडक्ट बिजनेस विद ऑनेस्टी एंड, तो ये कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? ये सेट ऑफ वैल्यूज होती है, सेट ऑफ वैल्यूज होती है। वैल्यूज में आपको बता दिया जाएगा, किसी सिविल सर्विस के केस में आपको बता दिया जाएगा कि फंक्शंस, तो जो सिविल सर्वेंट है उसको कौन कौन सी वैल्यूज को फोकस करना चाहिए फॉर कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, इन तरह की जो वैल्यूज जो हम लोग पढ़ते हैं सिविल सर्विस की फाउंडेशन वैल्यूज को, ये फोकस की जाती हैं। कोई दूसरा प्रोफेशन है तो उसमें कोई दूसरी वैल्यूज होंगी। So it is a set of general and ethical values which a professional follow to conduct business with honesty and integrity. इसकी सिंपल डेफिनेशन है। जबकि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल and behavior which a professional which an आ रहेगा, ये नहीं रहेगा, which a professional must follow, which a professional must follow for the honest conduct of सिंपल डेफिनेशंस है। कोड ऑफ एथिक्स क्या हुआ? कोड ऑफ एथिक्स से आप क्या समझे? कोड ऑफ एथिक्स किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में कोर वैल्यूज होती है, एथिकल, कोर एथिकल वैल्यूज होती है, जिसको वहां पे उस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को, इंडिविजुअल को, दे मस्ट सब्सक्राइब टू दीज वैल्यूज सो दैट दे कैन फंक्शन विद ऑनेस्टी एंड विद इंटीग्रिटी, ताकि वहां वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ, पूरी तरह से, पूरी ऑनेस्टी, पूरी के साथ उस बिजनेस को, उस प्रोफेशन को कंडक्ट कर सकें। ये क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर्स। इस बिहेवियर्स का मतलब ये आपको बताता है कि क्या आप कर सकते हो यहाँ पे इस प्रोफेशन में, जिसको ऑनेस्ट माना जाएगा, जिसको मतलब ऑनेस्ट माना जाएगा, या फिर जिसको इंटीग्रिटी वाला माना जाएगा, या फिर कौन सा ऐसा बिहेवियर होता है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो आप नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक कंडक्ट बताता है, नाम ही यही है कंडक्ट। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा, इलेक्शन के टाइम पे लगता है, तो वो बताता है कि कौन कैंडिडेट्स अपना जब प्रचार करेंगे तब वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आचार, मतलब किस तरह से आपको, हिंदी में आचार बोलते हैं, तो मतलब आचार का मतलब होता है कि बिहेवियर, जो बिहेवियर है यहाँ पे वही
कौन सा बिहेवियर अलाउड है, कौन सा बिहेवियर नहीं अलाउड है। सिविल सर्विस के केस में भी होता है, बता दिया जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आपको अपनी एसेट डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अपने स्पाउस की एसेट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। अगर आपका कहीं कंपनी में शेयर है जिसके साथ गवर्नमेंट डील कर रहा है, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कुछ आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो तो उसको गवर्नमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। बाहर कहीं जाते हो इंडिया के तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये कंडक्ट है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंडक्ट, जिसको क्या कहते हैं, हर इंडिविजुअल को, हर प्रोफेशन को फॉलो करना पड़ता है फॉर द ऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो मतलब ये क्या है, ये वैल्यूज हैं और ये प्रैक्टिस हैं कि इनको आप फॉलो करो और इनको अपनाओ। ये वो कंडक्ट हैं, ये वो बिहेवियर्स हैं जिसके पीछे वो वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज कहाँ पे लिखी होती है? कोड ऑफ एथिक्स में लिखी होती हैं। और बिहेवियर कहाँ पे लिखा होता है? कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है। तो अगर जिसको ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, ये नहीं मालूम है, तो उसके लिए ये था कि कोड ऑफ, मैंने बता दिया सिंपल लैंग्वेज में भी, कोड ऑफ एथिक्स उसको बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट उसको बोलते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के केस में क्या है? इंडिया के केस में ये है कि यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। वही इन्होंने पूछा है कि देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन, whereas कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट येट पुट इन प्लेस। मतलब कोड ऑफ एथिक्स जो है इंडिया में नहीं है। तो इन्होंने यही पूछा कि किस तरह का कोड ऑफ एथिक्स बनना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर फिर से चलते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर द सोर्स ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन में पहला लाइन यही पूछी कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे तो उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम इंट्रोडक्शन वगैरह आंसर जो फॉर्मेट में बाद में आएंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का कंडक्ट क्या रहेगा। पहले ये जान लें कि ये जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है और कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आपके सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह कैसे एक्ट करते हैं। हाउ कोड ऑफ एथिक्स को हम लोग COE लिख सकते हैं, एंड कोड ऑफ कंडक्ट हाउ दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। कैसे वो सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह एक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे उनके बारे में जान लेते हैं। क्लैरिफाइंग कोर वैल्यूज, आपकी जो सिविल सर्विस की जो कोर वैल्यूज होती हैं और जो आपके कोर प्रिंसिपल्स होते हैं उनको क्लैरिफाई करते हैं। स्पेशली कौन करता है? आपका कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो वैल्यूज बताता है कि ये वैल्यूज इम्प्लाइज करनी चाहिए। जो भी सिविल सर्वेंट बनेगा या जो भी सिविल सर्विस का ऑफिस को ऑक्यूपाई करेगा, ही शुड फॉलो या ही शुड इम्बाइव या इनकलकेट दिस कोर एथिकल वैल्यूज। तो ये उन फंडामेंटल वैल्यूज को बताता है, फंडामेंटल आइडियल्स को बताता है जो एक सिविल सर्वेंट्स को फॉलो करनी चाहिए हमेशा। लेज डाउन फंडामेंटल वैल्यूज या फंडामेंटल लेड डाउन करता है, सच एज इंटीग्रिटी, प्रोबिटी। ये वो सारी हैं जिनको आप पढ़ते हो। इम्पार्शियलिटी सही तो लिखा जा रहा है, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो कोड ऑफ एथिक्स, देखो दोनों का काम थोड़ा थोड़ा अलग है। तो जो पॉइंट्स लिखे हैं, कैसे सोर्स ऑफ आइड, अगर आप कहीं भी काम करने जा रहे हो तो आपको क्या कैसे मालूम कि इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस प्रोफेशन की क्या वैल्यूज होती है। आपको हो सकता है नहीं मालूम हो। यहाँ सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, आपको किसी और प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि कहीं और जा रहे हो, जर्नलिज्म में जा रहे हो या फिर डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या वैल्यूज होती है नहीं मालूम होता है। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो वैल्यूज बताता है। ये वैल्यूज हैं जो इस प्रोफेशन में जो भी आता है उसको ये वैल्यूज फॉलो करनी पड़ेगी। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फंडामेंटल वैल्यूज को लेट डाउन करता है, सच एज
इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा वो आपको क्लियर बिहेवियर स्टैंडर्ड भी सेट करता है। सेट क्लियर बिहेवियर, क्लियर बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट का काम क्या होता है? वो क्लियर बिहेवियर स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो ये जो ये ऊपर आपके ये जो वैल्यूज हैं, सिविल सर्वेंट को ये मालूम है कि मुझे इंटीग्रिटी से काम करना है, प्रोबिटी से काम करना है, ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, लेकिन कैसे करना है ये उसको नहीं मालूम है। ये उसको नहीं समझ आता कि कौन सा काम मैं करूंगा, ये कौन सा ऐसा फंक्शन है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो मैं करूंगा जिसको बोला जाएगा ये इंटीग्रिटी से कर रहे हो। तो नॉर्मली वैसे हम लोगों को मालूम है, सिविल सर्वेंट को भी मालूम होता है, लेकिन जहाँ पे भी डिलेमा है थोड़ा सा, या फिर किस चीज को समझेगा, क्या कहते हैं कि जिस पब्लिक से डील करते समय कैसे बोला जाएगा कि हाँ इन्होंने इंटीग्रिटी, इस पॉलिटिशियन से बिहेव करते समय या पॉलिटिशियन से कंडक्ट करते समय कैसे बोला जाएगा कि साथ बिहेव, तो हो सकता है उसको नहीं मालूम हो। यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो इन वो ट्रांसलेट कर देता है इन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज को, ट्रांसलेट करता है। इट ट्रांसलेट दीज एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज इनटू स्पेसिफिक बिहेवियर्स। मतलब डूज एंड डोंट, इसमें वो ट्रांसलेट कर देगा। ये एज अ सोर्स ऑफ, ये एज अ सोर्स ऑफ, ये एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह एक्ट करेंगे। और भी चीजें हैं कि कैसे वो सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह एक्ट करेंगे, के लिए हम लोग को नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स सिविल सर्वेंट्स को क्या काम करना होता है, उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट, एफिशिएंसी के लिए, तो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जहां पे सिचुएशन कवर्ड नहीं है, जहां पे मतलब कोई लॉ के द्वारा, कोई रूल के द्वारा, कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको बताए कि हाँ ये करना है या ये नहीं करना है या ये गलत होएगा, यही चीज करनी है, ये चीज सही होएगी, ऐसा कोई कोई सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है जहां पे तो पता नहीं लगता है कि मतलब लॉ क्लियर नहीं इसके बारे में, तब क्या होता है, तब उसको कोड ऑफ एथिक्स ही यूज करके क्या कहते हैं इवेलुएट कर सकता है उसको, मतलब उस सिचुएशन को कोड ऑफ एथिक्स को यूज करके ही इवेलुएट किया जा सकता है। हाँ, ये काम करना या इस तरह से एक्ट करना, वेदर दैट वुड बी मतलब वेदर दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स और नॉट, मतलब कोड ऑफ एथिक्स को ही यूज करके वो बता सकता है कि हाँ जो कोड एथिक्स में जो वैल्यूज दी गई हैं, या वेदर दैट पर्टिकुलर एक्ट, वेदर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन विच इज नॉट कवर्ड बाय द लॉ और वेयर द लॉ इज नॉट क्लियर, वो कंडक्ट या उस बिहेवियर को उस कोड ऑफ एथिक्स से ही रेफर कर सकता है कि हाँ कोड ऑफ एथिक्स में ये वैल्यू दी है तो इस तरह का कंडक्ट जो है वो उन वैल्यूज को अडॉप्ट करता है जो कोड ऑफ एथिक्स में दी गई हैं। तो वो जहाँ पे लॉ क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो कोड ऑफ एथिक्स को ही रेफर करके पता लगा सकते हैं कि अपने कौन सा बिहेवियर या किस जो कंडक्ट होता है वो सही होएगा कि नहीं। और कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनको हेल्प करता है ये पहचानने में कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये आपका ऐसा तो नहीं कि कोई लीगल वायलेशन को इंटेल करता, whether this conduct, whether this behavior, whether this function entails any legal violations, ये सब चीजें क्लियर कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ही बताते हैं। जहां पे लॉ क्लियर नहीं होता है, व्हेन लॉ इज नॉट क्लियर, देन ऑफिशियल्स जो होते हैं
officials refer code of ethics and code of conduct to evaluate options and act accordingly. वहां पे और कुछ होता नहीं है सिविल सर्विस, कोई इनको बताने वाला नहीं होता है कि ये सही है कि गलत है। उस केस में उनको कोड ऑफ एथिक्स को ही देख के वो पहचान सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी की बात करिए तो दिस फंक्शन या दिस बिहेवियर या दिस थिंग इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज स्टैंड इन वैल्यूज गिवन इन कोड ऑफ, तो वो उस तरह के काम को क्या वो काम लीगली कोई लीगल वॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है या फिर वो काम इज विद इन द लीगल लिमिट्स, ये जानने के लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट को रेफर करेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट अगर उससे जैसे कोई मिलती जुलती सिचुएशन है, मैं सिचुएशन ए में हूँ, वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्लियर है कि आप ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। सिचुएशन बी में क्लियर नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन आप देख सकते हो कि सिचुएशन बी जो है वो सिचुएशन ए के जैसी ही है ऑलमोस्ट, तो आप उससे रेफर करके पता लगा सकते हो, ऑफिशियल पता लगा लेता है कि पता कर सकता है कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो फिर ये अपने ऑप्शन जो है वो कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट को ही देख के इवैल्यूएट करता है। और जब सिविल सर्वेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं, तब क्या होता है, तब सिविल सर्वेंट्स की इंटीग्रिटी में कम्युनिटी को, पब्लिक को ट्रस्ट होता है। उनको मालूम होता है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इन वैल्यूज को फॉलो करने वाले लोग हैं, या सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इन कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। तो उनका जो पब्लिक का ट्रस्ट होगा, उनको मालूम होगा कि ये काम हमारे पब्लिक सर्वेंट्स नहीं करेंगे, या दे वोंट बिहेव इन अ वे कॉन्ट्राडिक्टरी टू द कोड ऑफ एथिक्स। या जैसे कोड ऑफ एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी की बात करेगी तो उनको मालूम है कि दे वोंट बिहेव इन ओपेक मैनर। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो दे वुड मेक इट अवेलेबल टू द पब्लिक। तो उस केस में पब्लिक का ट्रस्ट, जो पब्लिक का विश्वास होता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है, वो सिविल सर्विस में बढ़ेगा। कम्युनिटीज ट्रस्ट इन द इंटीग्रिटी ऑफ सिविल सर्विसेज प्लीज। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, करप्शन को रोकेगा, करप्शन को रोकता ही है, और अनएथिकल बिहेवियर को भी रोकेगा, प्रिवेंट करप्शन एंड मिसकंडक्ट। करप्शन और मिसकंडक्ट को कैसे, एज अ कोड ऑफ एथिक्स जो है वो ऑब्वियसली देखने से आपको अब तक लग गया होगा कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह एक्ट करते हैं। वो बता देते हैं कि ये चीज करोगे तो गलत है। जब ऐसा बता देते हैं तो क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स को लग जाता है कि उन्होंने बता दिया कि ऐसा नहीं करना है, बिकॉज मतलब मिसकंडक्ट होगा या ये करप्शन होएगा। कभी कभी करप्शन केवल पैसे लेना ही नहीं होता है, मॉरल करप्शन भी। मॉरल करप्शन का इन अ सेंस कैसे, कि आपने कोई काम किया किसी के बदले, ठीक है, आपने क्या कहते हैं उससे पैसे ले लिए, ये तो आपका मतलब पैसे वाला करप्शन हो गया। लेकिन ब्राइब ले ली, ये पैसे वाला करप्शन हो गया। करप्शन मॉरल भी होता है, आप उससे पैसे नहीं लिए, आपने उससे पैसे नहीं उठाए, आपने किसी का कोई काम कर दिया, पैसे नहीं उठाए, उससे कोई फेवर ले लिया बदले में। आपने क्या कहते हैं कोई काम किया, आपने ये मान लो कोई कंपनी का टेंडर आपको देना है और आपने वो टेंडर उसका पास कर दिया और पैसे आपने नहीं लिए, लेकिन आपने टेंडर जो है उस कंपनी का इस लालच में पास किया है कि मैं जब आगे चल के रिटायर होऊँगा, तो ये कंपनी में मैं जॉब कर सकता हूँ, या फिर ये कंपनी मुझे हायर कर लेगी, या फिर ये कंपनी का मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊँगा। तो आपने क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लालच में उसका काम किया, तो ये मॉरल करप्शन है। आपको फ्यूचर में उससे बेनिफिट लेने हैं, इस वजह से आपने उसको टेंडर पास कर दिया। तो ये भी एक टाइप का मतलब ये एक करप्शन ही होता है, मॉरल करप्शन होता है ये। तो जब
कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती है सिविल सर्वेंट या सिविल सर्वेंट, तो वो करप्शन के अगेंस्ट ही आपको पता लगेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट बता देते हैं। जब कोड ऑफ एथिक्स बता रहा है कि दैट सिविल सर्वेंट शुड फंक्शन विद ऑनेस्टी एंड विद इंटीग्रिटी, इसका मतलब ये है कि उसको करप्शन नहीं करना है। कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट ये बता देगा कि अगर आपने किसी से इतने, जिससे पैसे से ज़्यादा का कुछ गिफ्ट लिया तो वो करप्शन होएगा, या आप पब्लिक प्लेस के अलावा कहीं और जाके मिले किसी से, किसी होटल में पार्टी ले लिया, कुछ ले लिया, तो वो भी करप्शन होएगा। तो वो पब्लिक मतलब पब्लिक ऑफिस में मिलना है, पब्लिक प्रीमिसेस में, आप किसी को घर पे नहीं बुला सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके जो बाहर के रिश्ते हैं वो घर मतलब पब्लिक ऑफिस के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं वो करप्शन और मिसकंडक्ट को रोकती हैं। तो वो करप्शन और मिसकंडक्ट अगेंस्ट में एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी ये एक्ट करता है। ऑफर जब डिलेमा हो, जब कोई सिचुएशन क्लियर ही ना हो। डिलेमा क्या होता है? डिलेमा होता है आप डबल माइंड में हैं। ये भी आपको राइट और रॉन्ग के बीच में तो चुनना नहीं है, मतलब राइट एंड रॉन्ग में तो ऑब्वियसली राइट को चुनो, लेकिन दो राइट के बीच में चुनना है, दो इक्वली अपोजिंग एंड दो इक्वली टू इक्वली अपोजिंग एंड शेयर्ड वैल्यू, मतलब ऐसी वैल्यूज जो कि इक्वली अपोजिंग है, मतलब है तो आपके दोनों ही, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंट ट्रांसपेरेंसी और आपके कॉन्फिडेंशियलिटी में चुनना है, ठीक है। इस तरह से डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, इस तरह की चीज़ों में चुनना है। आप ऐसी सिचुएशन में आके कोई इन्फॉर्मेशन आप आरटीआई के अंदर में आपको पब्लिक करनी है, लेकिन आपको मालूम है क्या कहते हैं कि शायद इससे पब्लिक या नेशनल इंटरेस्ट थोड़ा सा हार्म हो सकता है, तो ये डिलेमा हो गया आपके माइंड में कि मैं करूं कि ना करूं। आपके पास एक ही पब्लिक गुड है, आपके पास इतना ही पैसा है कि एक ही गांव में सड़क बन सकती है। इधर वाले गांव वाले भी सड़क बनवाना चाहते हैं, इधर गांव वाले गांव में भी सड़क बनाना चाहते हैं, तो क्या हो गया? दोनों ही सड़क बनवाना चाह रहे हैं, तो दोनों ही इक्वली नीडी हैं, लेकिन आपके पास पैसा उतना ही अवेलेबल है हाथ में कि एक ही की बना सकते हो, तो ये भी डिलेमा है। तो जब इस तरह के डिलेमास आते हैं, जब शंका आती है माइंड में, तब आपको आपके पास यही कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ रेफरेंस होते हैं एज अ कि उसको सॉल्व करने के लिए। तो को तो जो एथिकल डिलेमास होते हैं खासकर, या कोई और डिलेमास होते हैं, एथिकल डिलेमास जो होते हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। दे कैन बी सॉल्व बाय रेफरिंग टू कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स को यूज करके आप डिलेमास को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया कि नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ओपननेस या वर्सेस ट्रांसपेरेंसी का एक डिलेमा आपके पास आ गया कि इन्फॉर्मेशन ओपन करूं कि ना ओपन करूं, नेशनल इंटरेस्ट, तो आप कोड ऑफ एथिक्स होगा। अगर कोड ऑफ एथिक्स क्लियर है कि मतलब ट्रांसपेरेंसी वैल्यू फॉलो करनी है और नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हो रहा, पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हो रहा, थोड़ा सा ही हार्म हो रहा है, तो फिर क्या कहते हैं, आप उस चीज़ को ओपन कर दोगे, वैल्यू उस पब्लिक कर दोगे, देन यू वुड मेक दैट इन्फॉर्मेशन पब्लिक। तो डिलेमास जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा जब कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को जब आप फॉलो करोगे तो क्या होएगा? प्रोफेशनलिज्म प्रमोट होएगा, प्रोमोटिंग प्रोफेशनलिज्म। प्रोमोटिंग प्रोफेशनलिज्म का मतलब है पब्लिक को मालूम चलेगा कि भाई यहाँ जो सिविल सर्वेंट है, यहाँ पे जो लोग हैं, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखते हैं। ये यहाँ पे भी अकाउंटेबल थे, गवर्नमेंट में भी, इस गवर्नमेंट में भी अकाउंटेबल, ऑनेस्टी से वहाँ पे भी काम करते थे, यहाँ पे भी काम करेंगे। तो ये क्या होता है कि आप सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म को या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स कैन मेंटेन same standards of maintain same standards of
प्रोफेशनलिज्म बिफोर सक्सेसिव गवर्नमेंट, बिफोर सक्सेसिव गवर्नमेंट, कि जो सिविल सर्वेंट्स कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पब्लिक को भी मालूम है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी मालूम है कि ये जो बंदा है इस सेम जो स्टैंडर्ड है प्रोफेशनलिज्म के, उसको ही फॉलो करेगा हर गवर्नमेंट में। आने जाने वाली जितनी भी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए आती है, आप तो 30-40 साल के लिए काम करते हो उस वजह से, तो उनको मालूम रहेगा कि सेम सेम तरह से बिहेव करेगा। इंटीग्रिटी के साथ वहां भी बिहेव करता था, सच्चा वहां पे भी था, चाहे जो भी गवर्नमेंट है, चाहे कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी, तरह की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी मालूम होगा, पीएम सीएम सबको मालूम होगा, मिनिस्टर्स को भी मालूम होगा, ये सिविल सर्वेंट्स जो है ये सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है। कोड ऑफ जो आदमी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा, वो हर समय क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को ही फॉलो करेगा बिफोर ईच एंड एवरी सक्सेसिव गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट के सामने वो वैसे ही करेगा। जो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहा है वो उन वैल्यूज को सब्सक्राइब करेगा फॉर ईच एंड एवरी सक्सेसिव गवर्नमेंट जो उसके सामने के ऑफिस के दौरान आती हैं। ये सारे तरीके हैं, या ये सारे क्वेश्चन क्या पूछा था, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ वैल्यूज जो होते हैं, दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो सारे तरीके हैं जहाँ पे वो आप लिख सकते हो कि कैसे वो कोड ऑफ सोर्स ऑफ गाइडेंस कैसे एक्ट करेंगे, कि वो कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को क्लैरिफाई करते हैं। खासकर कोड ऑफ एथिक्स उन फंडामेंटल वैल्यूज को ले डाउन कर देता है कि जो कि सिविल सर्विस में इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरह की सारी वैल्यूज, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, क्लियर बिहेवियर स्टैंडर्ड्स को सेट कर देता है। कौन करता है, कोड ऑफ कंडक्ट करता है। वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू उनको स्पेसिफिक बिहेवियर्स में ट्रांसलेट कर देगा। इंटीग्रिटी वाला बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है, ये वाला बिहेवियर। ट्रांसपेरेंसी वाला बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है, ये वाला बिहेवियर। कि जो भी आप काम करोगे उसका डिसीजन, आपके जो भी डिसीजन लिया है उसके पीछे जो जो भी आपकी थिंकिंग या जो भी पेपर वर्क होगा आप पब्लिक में रखोगे। अकाउंटेबिलिटी को कैसे प्रमोट करते हैं कि अगर आपने जो भी डिसीजन लिया है, यू विल पुट दोज डिसीजन अंडर स्क्रूटनी, ठीक है, अंडर पब्लिक स्क्रूटनी एंड स्क्रूटनी बाय पॉलिटिशियन, बाय सीनियर्स। क्लियर बिहेवियर स्टैंडर्ड्स को सेट करता है कोड ऑफ कंडक्ट। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, दोनों जो है डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे लॉ क्लियर ना हो, सिचुएशन क्लियर ना हो, वहाँ पे आप कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को ऑफिशियल्स जो हैं वो रिफर्स कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर उसमें दिया गया है कि ट्रांसपेरेंसी बिहेव करना है और यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, कि मतलब ओपननेस क्या है, कि किस तरह से बिहेव करें कि ट्रांसपेरेंट डिसीजन होएगा, तो आपको अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी, कोड ऑफ एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी मेंशन है सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो फिर वो डिसीजन चाहे कहीं भी लिया हो, चाहे पेपर पे लिया हो, चाहे आपके कंप्यूटर पे लिया हो, चाहे नेट पे लिया हो, आपको वो डिसीजन क्या के सबके सामने, यू हैव टू पुट दैट डिसीजन इन ओपन पब्लिक डोमेन। पब्लिक और जो जो गवर्नमेंट या जो जो सिविल सर्वेंट इस तरह से काम करता है, पब्लिक उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, पब्लिक उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखती है। उनको मालूम है हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करने वाले हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। करप्शन रोकता है, सीधा सीधा काम है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का, करप्शन रोकना, मिसकंडक्ट रोकना। वो साफ साफ बताते हैं कि ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये वैल्यूज है जिसको आपको फॉलो करना है। डिलेमा के केस में रेफरेंस देते हैं। डिलेमा अगर आपके दिमाग में आ गया, सिविल सर्वेंट के दिमाग में डिलेमा आ गया या उसको पता नहीं लग रहा है कि दो वैल्यूज क्लैश कर रही हैं कोड ऑफ एथिक्स, या दो वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज वो क्लैश कर रही हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स का यूज करके वो सॉल्व किया जा सकता है। प्रोफेशनलिज्म कंडक्ट करता है, हर जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको क्लियर रहेगा कि भाई ये सिविल सर्वेंट से कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने वाले हैं, एंड दे मेंटेन अ सेम सेट ऑफ प्रोफेशन फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का भी क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रहेगा। इस तरह से वो सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह एक्ट करते हैं दोनों चीजें। अब इंडिया के केस में क्या है, जैसे कि इन्होंने बोला कि इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट तो है, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट है। अब कोड ऑफ कंडक्ट के लिए अलग से एक रूल भी बने हैं, लेकिन
अगर आप बोलोगे कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे दिया गया है इंडिया में, तो कई सारी जगह पे दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 309 से लेके 311 सिविल सर्विसेज के ही रेफरेंस में, वो भी क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का ही पार्ट है। उसके अलावा सर्विस रूल्स बनाए गए हैं। कैसे? सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल, सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1904 में बनाया गया। ऑल इंडिया सर्विस, जो IAS IPS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उनके लिए भी थी ये सेंट्रल। ये किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सेंट्रल की जो सर्विसेज होती है उनमें। और ये किसमें? ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें IAS और आपके IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस ये भी है। उसके अलावा तीसरी चीज भी आपको मिलेगी, कई एक्ट्स ऐसे हैं जहां पे कुछ कुछ प्रोविजंस जो हैं वो एज अ कोड ऑफ कंडक्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे IPC, अब भारतीय न्याय संहिता आ गई आपकी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो बता देते हैं कि सिविल सर्विस को क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सारे एक्ट में भी, इनके पूरे पूरे एक्ट नहीं, इनके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, सेक्शंस ऐसे हैं जो एज अ कोड ऑफ कंडक्ट की तरह ही एक्ट करते हैं, क्योंकि वो सिविल सर्विस से ही रिलेटेड होते हैं कि सिविल सर्वेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारे जो हैं ये इंडिया में एज अ कोड ऑफ कंडक्ट की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स नहीं दिया। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कोड ऑफ एथिक्स अभी तक नहीं बनाया गया है, तो अगर कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाए तो वो किस तरह का कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। अब हम अपने मेन आंसर पे आते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स, मॉडल कोड ऑफ एथिक्स किस तरह का रहेगा। मॉडल कोड ऑफ एथिक्स किस तरह का रहेगा? ऑब्वियसली कोड ऑफ एथिक्स का काम क्या होता है कि सबसे पहले क्या बोला कि उन वैल्यूज को एम्फेसाइज करना जो कि किसी प्रोफेशन के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कोड ऑफ एथिक्स सबसे पहला काम क्या होगा? उन वैल्यूज को एम्फेसाइज करना या उन वैल्यूज को क्लियर करना जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इट शुड एम्फेसाइज, it should emphasize clear ethical values सच एज, जैसे कि आपको मालूम ही है, वो सारी आपको लिख देनी है, सच एज इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, कंपैशन, डेडिकेशन, ठीक है, एम्पैथी। इन सारी वैल्यूज जो भी आपको समझ में आती हैं, जो अपने फाउंडेशन वैल्यूज वाले चैप्टर में पढ़ा है, वो लिख देना है यहाँ। उसके अलावा उसके अलावा ना केवल वैल्यूज को एम्फेसाइज करें, उन प्रिंसिपल्स को भी बताए जो कि एथिकल कंडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या वो प्रिंसिपल जो कि एथिकल कंडक्ट को गाइड करते हैं, तो ये उनको भी बताए। इट शुड एलुसिडेट एथिकल प्रिंसिपल, जैसे कि एथिकल प्रिंसिपल्स जो एथिकल कंडक्ट को गाइड करने वाले जो पोजीशंस लिखना चाहिए। इट शुड elucidate principle guiding ethical conduct। ये उन सारे प्रिंसिपल्स को भी इल्यूसिडेट करे, ले डाउन करे, जो कि एथिकल कंडक्ट को बताते हैं। जैसे आपके कई हो जाएंगे, सिविल सर्वेंट्स को क्या करना है? पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो करना है। पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट,
जीरो करप्शन या जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। आप क्या लिख उसके आगे, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन। ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारे उसमें होनी चाहिए, अभी खत्म नहीं हुआ, उसके अलावा और भी चीजें होनी चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी प्रोवाइड करे। शुड प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये उन इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोवाइड करे, जैसे कि मैंडेटरी एसेट डिक्लेरेशन। जो भी आदमी पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करता है, उसको ज्वाइन करता है, वो अपने एसेट को डिक्लेयर करे, मैंडेटरी, और कुछ कुछ टाइम पे करता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन की, अगर कोई ऐसा बंदा है जो करप्शन को एक्सपोज कर रहा है विद इन द सिस्टम, तो उस वो विसल ब्लोअर होगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, कि अगर किसी सिविल सर्वेंट्स के पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब उसके पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं, तो उसको डिस्क्लोज करे, छुपा के ना रखे। पाने से क्या होगा, मान लिया जाएगा कि भाई वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा है, करप्ट है वो डिक्लेयर करे। और एथिकल कमिटीज बनाई जानी चाहिए। एथिकल कमिटीज टू रिव्यू कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास। अगर कहीं पे कोई बहुत पब्लिक सर्वेंट ने, सिविल सर्वेंट ने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास उसके पास आ गया है, और उसमें उसने कोई डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए और इनफैक्ट एडवाइस करने के लिए एथिकल कमिटीज बनी चाहिए। कि मतलब अगर सपोज कोई एथिकल डिलेमा है, कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा है, उसको समझ नहीं आ रहा है सिविल सर्वेंट को कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो क्या कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट में जाएगा, कोड ऑफ एथिक कंडक्ट के अगेंस्ट में जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएगा, लॉस के अगेंस्ट में चला जाएगा, ये पर्टिकुलर वो उसके माइंड में क्लियर नहीं है। उसको एडवाइस करने के लिए भी एथिकल कमिटी होनी चाहिए, एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस उसके पास, कि कहीं से वो जाके पूछ सके कि मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, क्या ये सही है कि गलत है। तो वो एथिकल कमिटी होनी चाहिए उसके कॉम्प्लेक्स डिसीजन को रिव्यू करने के लिए और उसको एडवाइस करने के लिए भी। कुछ ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए उसके पास, मतलब कुछ ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस भी कोड ऑफ एथिक्स में लिखी होनी चाहिए, जैसे कि जो रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस हैं पब्लिक सर्वेंट लेते हैं, उनका जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एक एथिकल ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराए इन सर्विस। एथिकल ट्रेनिंग का मतलब उनको एथिक्स के बारे में, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में उनको बताया जाए। कॉम्प्लेक्स डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट अगर हो उसको डिस्क्लोज कर दो। ये सारी चीज़ें उनको बताई जानी चाहिए। उनकी प्रॉपर, जैसे उनको कोई दूसरा ट्रेनिंग होती है कि ये काम कैसे करोगे,
वो काम कैसे करोगे, या इस जिले में जाओगे, उस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, इस डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ की जो ट्रेनिंग होती है, तो एक एथिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए उनकी, जो उनको बताए ये चीज़ जो है ये गलत है, ऐसे नहीं एक्ट करना है। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानो, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानो, जहाँ पे जा रहे हो वहाँ के लॉस के बारे में जानो, कस्टम्स के बारे में जानो, और कैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप डिसीजन लोगे, कैसे कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास को सॉल्व करोगे, तो उसके लिए एक एथिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। कंडक्ट एथिकल ट्रेनिंग टू ऑल सिविल सर्वेंट्स पीरियोडिकली। कुछ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स भी होने चाहिए। अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो अकाउंटेबिलिटी भी उनको ठहराई जानी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मेजर्स में परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर कंप्लायंस विद compliance that decisions are taken with integrity। परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जाना चाहिए ताकि ये इंश्योर कर सके जो डिसीजंस हैं वो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ लिए गए हैं। अगर कोई लीगल वॉल्यूशन कर रहा है तो उसमें उसको पेनल्टी मिलती है, लेकिन कोई एथिकल वॉल्यूशन कर रहा है तो उसके लिए उसको कुछ सैंक्शन और पेनल्टीज होनी चाहिए। सैंक्शन एंड पेनल्टीज फॉर एथिकल वॉल्यूशन, तब उसके लिए भी उसको पेनल्टीज मिलनी चाहिए। एनुअल एथिक्स रिपोर्ट, अगर सिविल सर्वेंट्स ने कोई एथिकल अनएथिकल डिसीजंस लिए हैं, करप्शन किया है या कहीं अच्छे डिसीजन लिए, तो एक एनुअल एथिक्स रिपोर्ट टेबल की जानी चाहिए इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इसको रखा जाना चाहिए ताकि पब्लिक देख सके, पॉलिटिशियन देख सके, पब्लिक स्क्रूटनी कर सके इसके। इसके साथ साथ कुछ और लिखना चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी होना चाहिए कि वो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो क्या अचीव करना चाहती है। तो पब्लिक ट्रस्ट को अचीव करना चाहती है, सिविल सर्वेंट इस तरह से बिहेव करें कि पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बढ़े गवर्नेंस में, और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये सब चीजें आपके एक मॉडल कोड ऑफ एथिक्स के अंदर होना चाहिए। तो हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर ली यहाँ पे कि क्या क्या होना चाहिए। वो क्लियर वैल्यूज को बताए। इट शुड एम्फसाइज क्लियर एथिकल वैल्यूज विच अ सिविल सर्वेंट मस्ट फॉलो, सच एज जो आपने पढ़ा रखी जितनी भी फाउंडेशन वैल्यूज जो हमने दी। फिर वो एथिकल कंडक्ट को गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स को भी बताए, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट, अब सिविल सर्वेंट को तो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, की वो वहां पे ना तो वो करप्शन करे ना वो करप्शन करने दे। हर सिटीजन को इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन इक्वल ट्रीटमेंट दे। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, अपने जितने भी डिसीजन रखे उनमें ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी बना के रखे ताकि पब्लिक को पता लग सके कि डिसीजन किस तरह से लिए जा रहे हैं और क्यों लिए जा रहे हैं, कौन ले रहा है। उसके अलावा ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स में होने चाहिए, जैसे कि मैंडेटरी एसेट डिक्लेरेशन, हर सिविल सर्वेंट्स को अपने एसेट का डिक्लेरेशन करना चाहिए। विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन का भी इसमें बात होनी चाहिए कि जो
विसिल ब्लोअर्स होते हैं जो कि करप्शन को एक्सपोज करते हैं, उनका भी प्रोटेक्शन इसी में बता देना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो उसको भी डिस्क्लोज करे। एथिकल कमिटीज होनी चाहिए जो कि एथिकल डिलेमा, कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा के जो या कॉम्प्लेक्स एथिकल डिसीजंस जो लिए गए होते हैं उनको रिव्यू करने के लिए या फिर एडवाइस करने के लिए, यहाँ पे एडवाइस भी लिख सकते हैं, टू रिव्यू एंड टू एडवाइस सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स को नहीं समझ में आ रहा, कुछ ऑपरेशनल प्रैक्टिस भी फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि डिसीजन जो लिए गए हैं उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखें। एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें सारे सिटीजन्स को, सारे सिविल सर्वेंट्स को पीरियोडिकली एथिकल डिलेमा कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कौन उनको कोड ऑफ एथिक्स की जानकारी होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए गए ऑल इंडिया सेंट्रल जितने आपके सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल 96 और उसकी जानकारी होनी चाहिए। सब चीज़ों की, अगर को आपको ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो उसको कैसे डिस्क्लोज करोगे, एसेट को कैसे डिस्क्लोज, क्या चीज़ अपने डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करोगे, आरटीआई को कैसे फॉलो करोगे, ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स भी उसमें देने चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए हर सिविल सर्वेंट्स का, ताकि ये इंश्योर करने के लिए ताकि जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ लिए गए हैं फुल। सैंक्शन, लीगल वॉल्यूशंस की यहाँ पे बात नहीं, एथिकल वॉल्यूशंस, अगर आप भले ही लीगली आप कंप्लाई कर रहे हो लेकिन स्टिल योर डिसीजंस आर अनएथिकल या एथिक्स का वॉल्यूशन कर रहे हो, जहाँ पे आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिसीजन लिया और आपके लिए अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना है, लेकिन आपको मालूम है कि कोड ऑफ एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी कोर वैल्यू है, लेकिन आप जो है उन्होंने डिसीजन को इस तरह से लिया और आप उसको पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं रख रहे हो, आप बता नहीं रहे हो कि मैंने डिसीजन क्यों लिया, मेरे पास क्या इनपुट था इसके वजह से मैंने डिसीजन लिया। ना तो आप अकाउंटेबिलिटी फॉलो कर रहे हो, ना ओपननेस फॉलो कर रहे हो, ना ट्रांसपेरेंसी फॉलो कर रहे हो। ये आपका, इसके लिए भले ही आपको कोई सजा ना मिले, कोई लीगल वॉल्यूशन ना हुई है कि आपको कोई पेनलाइज किया जा रहा है, आपको क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक टाइप का एथिकल वॉल्यूशन है। तो उस एथिकल वॉल्यूशन के लिए भी आपके ऊपर सैंक्शंस और पेनल्टीज लगनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर एनुअल एथिक्स रिपोर्ट रखी जानी चाहिए, टेबल की जानी चाहिए, ताकि जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, एज अ सिविल सर्वेंट्स में कब एथिकल डिलेमास सही तरह से सॉल्व किए गए, कब नई तरह से सॉल्व किए, कितने करप्शन के केसेस आए, कितने कहाँ पे बिजनेस ऑनेस्टली बिहेव किया, कहाँ पे ऑनेस्ट कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया, कहाँ पे नहीं फॉलो किया, कितने कोड ऑफ कंडक्ट के वॉल्यूशन हुए, वो सारी चीज़ें भी अकाउंटेबिलिटी मेजर्स में आनी चाहिए और ये भी आपके उसमें दी गई थी। कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं जो कि कोड ऑफ एथिक्स अचीव करना चाहता है, वो भी उसमें होनी चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा आपका कंटेंट था जो हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आंसर बनाने पे कि आंसर कैसे बनाया जा सकता है। मिलता है पेज आपको, ये इसको भी छोड़ देते हैं, पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसपे आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो या तो एक तरीका ये है कि आप कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की जो डेफिनेशन शुरुआत में बताइए उनको ही लिख दो, कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है, कोड ऑफ एथिक्स, या फिर क्या कहते हैं इससे थोड़ी सी बेटर डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो एक मॉरल कंपास की तरह होता है। कंपास क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है, और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, वो एक रूल बुक की तरह होता है जो आपको ये बताता है क्या करो, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर लाइक अ कंपास एंड अ रूल बुक रिस्पेक्टिवली, जिसमें से एक आपको सही गलत की डायरेक्शन बताता है, इन विच वंस गिव द डायरेक्शन कि कौन से वैल्यूज और कौन सी आइडियल्स फॉलो किए जा रहे हैं, और दूसरा क्या बताता है आपको, बाउंड्रीज सेट करता है, बिल्कुल स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स बताता है, और ये दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह एक्ट करते हैं फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, code of ethics and code of conduct act as a
compass and while one gives द डायरेक्शन। कंपास क्या बताता है आपको? डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कैसे बताएगा यहाँ पे? वैल्यूज एंड आइडियल्स से क्या चीज अचीव करना चाह रहा है, कौन सी वैल्यूज को सब्सक्राइब करना चाहिए। वाइल वन गिव्स द डायरेक्शन, अदर गिव्स द स्पेसिफिक डू, और जो दूसरा है वो स्पेसिफिक डूज एंड डोंट बताता है कि क्या करो क्या ना करो। ठीक है, और ये दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह एक्ट करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अगली लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, टुगेदर दे बोथ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर सिविल सर्वेंट्स। और जो 5-6 चीजें हमने बताई हैं वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आपको सोर्स ऑफ गाइडेंस कैसे एक्ट करता है, ये चूंकि लाइन उसमें दी गई है क्वेश्चन में, तो आपको उसके बारे में डिस्कस करना ही पड़ेगा कि हाउ दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, उसके बारे में एक्ट करना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट बताए हैं। क्लैरिफाइंग कोर वैल्यूज, सेट क्लियर बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, ऑफर रेफरेंस एंड डिलेमा, प्रिवेंट करप्शन मिसकंडक्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखने। फिर आपको ये बताना है कि इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे। तो ये सारे नाम आपको देने पड़ेंगे। और फिर फाइनली क्वेश्चन पे आना है कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ एथिक्स कैसा होना चाहिए। ये जो हम लोग ने सारे पॉइंट डिस्कस किए, ये साधे भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। अब आते हैं, इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब फाइनली आपका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन भी थोड़ा सा यहाँ पे आप अच्छा बना सकते हो। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और ये आपका कंक्लूजन कैसा रहेगा। कंक्लूजन जो है आपका इस तरह से लिख सकते हो कि कोड एंड कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री while former shapes the, जैसे क्या बोलते हैं, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ अ लॉ। कोई लॉ का लेटर क्या है, उसमें लिखा क्या गया है, और स्पिरिट क्या होती है पीछे। while द फॉर्मर का मतलब कोड ऑफ एथिक्स जो है वो क्या करता है, इट शेप्स द स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। while द कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो क्या शेप करता है, कोड ऑफ कंडक्ट शेप्स द लेटर। और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, दोनों को ही अपहोल्ड करना पड़ेगा, ताकि उनके एक्शंस जो हैं वो ना केवल लीगली इन्फोर्सेबल हो बल्कि मॉरली जस्टिफाइड भी हो। वर्ड्स में अगर लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो इनको? कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री while former shapes the former ये है shapes the spirit of public सर्विसेज। लेटर का मतलब आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो बाद में लिखा गया है। लेटर शेप्स द लेटर। लेटर यहाँ पे अक्षर वाली बात करिए, लेटर शेप द लेटर। यहाँ पे फॉर्मर का मतलब वो होता है जो पहले लिखा गया, और लेटर का मतलब होता है जो बाद में लिखा होगा। तो ये लेटर ये हो गया। और ये जो लेटर यहाँ पे है LETTR, इसका मतलब होता है वर्ड्स, रिटन वर्ड्स को शेप करता है। तो फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस जो होता है सिविल सर्वेंट्स मस्ट
होल्ड बोथ, दोनों को ही अपहोल्ड करे। चाहो तो इसके आगे लिखना एक लाइन और लिख सकते हो, इंश्योरिंग दैट देयर एक्शंस आर नॉट ओनली लीगली कंप्लायंट या लीगली करेक्ट बट ऑल्सो मॉरली जस्टिफाइड। ये आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सब हो गया। अब आप लोग चलते हैं इस चीज के ऊपर, इसको लिखोगे क्या, एक पन्ने के अंदर लिखोगे कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन हो, इंट्रोडक्शन जो डिस्कस करा है वो लिख लो, दो ही पेज मिलने हैं ये याद रखना। उसके बाद जो हम लोगों ने क्या बोला है कि कैसे ये सोर्स ऑफ गाइडेंस की तरह एक्ट करते हैं, दे सेट क्लियर वैल्यूज एंड आइडियल्स, दे आल्सो सेट क्लियर, मतलब क्या करते हैं, क्लैरिफाई कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, क्लियर बिहेवियरल्स, क्लियर बिहेवियर्स को क्या कहते हैं वो, प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, प्रोवाइड ऑफर या प्रोवाइड रेफरेंस इन एथिकल डिलेमास, और आपके प्रिवेंट मिसकंडक्ट एंड करप्शन, ऑफरिंग प्रोमोटिंग प्रोफेशनलिज्म, ये सब आप क्या कहते हैं यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में भी बना सकते हो। क्लैरिफाइंग कोर वैल्यूज एंड आइडियल्स, सेट क्लियर बिहेवियरल, set clear behaviors, set clear behavior guidelines, prevent prevent misconduct and corruption, के अलावा आपके जो जो आपने चीज़ें, promoting professionalism, increasing public trust and confidence, of providing decision making framework, offering a uh, reference and solving dilemmas, ये सब इसमें लिख दो। लास्ट यहाँ पे आपको लिखना है, इन इंडिया while code of conduct is provided but code of ethics not being provided। कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया गया है, जो तीन हम लोग लिखे थे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स आर्टिकल 309 से 311, आपका सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, सिविल सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल, और कुछ एक्ट्स में भी दिया गया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वहाँ पे लिखोगे। और फिर यहाँ पे आपको सीधे आपको जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो पूछा गया है क्वेश्चन, वो लिखना है एक एक लाइन, एक एक कैसे वो कोर एथिकल वैल्यूज को एम्फसाइज करता है, प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ बिहेवियर्स को बताता है, ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस को बताता है, ठीक है, और क्या क्या करता है, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बताता है, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स को बताता है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स को बताता है, ठीक है, ये सब आपने लिख लिया। फाइनली यहाँ पे आके कंक्लूजन, कि इस तरह से आप आंसर लिखोगे तो आपका जितना मैंने बताया है, अगर आप इसका 40% भी लिख दोगे, 30% भी लिख दोगे, तो 50% मार्क्स आपके आएंगे। 10 में से 5 नंबर, जितना मैंने अब तक डिस्कस कर दिया है, 30% जितना आपको याद रहो लिख दोगे, 5-6 मार्क्स 10 में से आपको मिल। ये क्वेश्चन रिलेटिवली 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें सबसे रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया है हमने। तो ये आपका आज का आंसर राइटिंग सेशन कंप्लीट होता है, कि मतलब आपको समझ में आ गया ये आंसर कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाएगा। अब जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो एथिक्स की 2024 पेपर डिस्कस करेंगे एक नए क्वेश्चन। तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट